तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम जो एनिमे शुरू करने वाले हैं उसका नाम है लुकिज्म। ये काफ़ी अच्छी एनिमे है और अगर तुमको टोक्यो रिवेंज वगैरह ऐसी फाइटिंग एनिमे पसंद आई है तो ये भी तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसलिए बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है पार्क यूनसुक। वो थोड़ा मोटा सा लड़का है और उसको कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं, मतलब बाथरूम में उसके साथ रैगिंग कर रहे होते हैं। वहाँ दो लड़के होते हैं और एक लड़की भी होती है। जो बड़ा सा आदमी होता है वो उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहा होता है और उससे पैसे भी मांगता है और सिगरेट पी रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे पास जितने पैसे थे मैंने तुमको दे दिए हैं, मेरे पास और पैसे नहीं है। और फिर जो लड़की होती है वो बोलती है लगता है इसके दिल में अब तुम्हारे लिए खौफ नहीं रहा है। फिर वो लड़का बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मेरी सारी बात मानता है। और फिर वो सारे उस पर हंसने लग जाते हैं। और फिर वो उसको बोलता है चल कुत्ते की तरह भौंक के दिखा और कुत्ते की तरह कूद। और फिर वो सोचने लग जाता है और वो कुछ कह तो नहीं सकता था, इसलिए फिर वो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और कूदता है। और फिर जो आदमी था वो उसे लात मार के कहता है मैंने तुझे कुत्ते की तरह कूदने को बोला था, तू तो मेंढक की तरह कूद रहा है। और फिर उसके साइड में एक लड़का और खड़ा होता है, वो बोलता है अरे हम तो भूल ही गए, ये कुत्ता नहीं बल्कि जंगली सूअर है, चल सूअर की तरह चिल्ला के देगा। फिर वो सूअर की आवाज़ निकालता है और फिर जैसे ही वो नीचे गोल घूम रहा होता है वो गलती से उसकी लड़की के नीचे आ जाता है, मतलब नीचे इन द सेंस उसके नीचे बैठा होता है। फिर वो लड़की उसे ऐसे झूठ मूठ में बोल देती है तू क्या कर रहा है, तू मेरी स्कर्ट के नीचे देखने की कोशिश कर रहा है। बल्कि वो लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था, वो तो बस सिंपल बैठा हुआ था वहाँ पर, मतलब बच रहा था उनसे। फिर उस लड़के को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो उसे बहुत ज़ोर से एक पंच मार देता है और फिर वो सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। और फिर ये वाला सीन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो घर पे होता है और वो अपने लिए कोई नूडल्स बना रहा होता है, लेकिन वो इस समय भी उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है जब उसकी रैगिंग चल रही होती है। तभी अचानक से उसकी मम्मी से पीछे से आती हैं और बोलती हैं ओ मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गई, तुम चिंता मत करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। और फिर वो जैसे ही खाना खाने जा रहा होता है वो उस समय भी उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहा होता है और वो देखता है कि उसके नूडल्स में अंडा पड़ा हुआ है। फिर वो अपनी मम्मी को डांटता है, थोड़ा डांटने के अंदाज में बोलता है कि मैंने आपको कितनी बार बोला है मेरे खाने में अंडा मत डाला करो, मैं अंडा खा खा के फूल का जा रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ बोलती है ओ मेरा ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, आज खा लो बस। फिर वो बोलता है अच्छा चलो ठीक है, मैं आज खा लेता हूँ। और फिर वो उसे खाने लग जाता है और फिर से उन्हीं के बारे में सोचने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। और फिर अपनी मम्मी से कहता है मम्मी मुझे अब स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे मेरा एडमिशन कहीं और करा दो, यहाँ सारे बच्चे अच्छे से पढ़ने वाले हैं और मेरा अच्छे से ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आ पाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है अब हम ऐसा नहीं कर सकते और हमको कहीं और जाएंगे तो इतना सस्ते में हमको किराए पर कोई भी घर नहीं मिलेगा। और फिर यही बातें चल रही होती है, तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उठता है और एक पंच मारता है दीवार पर और दीवार में छेद हो जाता है। मतलब तुमने देखा जापान के घर लकड़ियों के होते, तुमने देखा ही होगा, उसका दीवार में छेद हो जाता है। और फिर वो रूम पे जाके सो जाता है और बोलता है अपनी माँ को कि तुमने आखिरकार मेरे लिए करा ही क्या है। और फिर वो सीन वहाँ पर कट होता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो अपने स्कूल आ गया है। फिर जैसे ही वो स्कूल आता है अपनी क्लास में घुस ही रहा होता है तभी और वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और गलती इसमें लड़की की थी क्योंकि वो फ़ोन चला रही थी। और फिर वो लड़की उसको सुनाती है और फिर हमारा जो बंदा होता है वो बोलता है इसमें मेरी क्या गलती, तुम फ़ोन चला रही थी। तभी बोलता है क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तभी पीछे से वही लड़का आ जाता है, वो बॉडी वाला बंदा जो सबसे पहले दिखाया था, वो बोलता है हे मेरे जिम के कपड़े कहाँ हैं। फिर बोलता है सर रुकिए मैं आपके कपड़े आपके टेबल पर रख देता हूँ। मतलब वो बहुत तमीज़ से बात करता है उसे। और फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है वो एक फुटबॉल कोर्ट में होते हैं, पापा यूनसुक हमारा गोलकीपर लगा होता है और वो जो बंदा था वो उस पर शूट मार रहा होता है और वो उसके मुंह पर टारगेट कर रहे होते हैं। उन्होंने शर्ट लगाई थी उसके मुंह पर जो भी मारेगा वो 10-10 हज़ार की शर्ट लगाई थी उन्होंने। और वो जैसे ही शूट मारता है वो यूनसुक डर जाता है और वो नीचे झुक जाता है तो उसका शूट मिस हो जाता है। तभी एक दूसरा बंदा आता है हंसते हंसते और वो अपनी पूरी पावर लगा के एक शूट मारता है और वो सीधा यूनसुक के जाके मुंह पर लग जाती है और वो पीछे गिर जाता है और उसका चश्मा भी गिर जाता है। और तभी वो जो बॉडी वाला बंदा था वो उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ओए तू नीचे क्यों झुका, तेरी वजह से मेरी आज बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई। वो उससे माफ़ी मांगता है लेकिन वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसको बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है और फिर वो सारे लोग उस पर हंसने लग जाते हैं और वो उसकी पिटाई कर ही रहा होता है। तभी पीछे से उसकी मम्मी आ जाती है, मतलब यूनसुक की मम्मी, मतलब वो किसी काम से आई होगी स्कूल में। और फिर वो उस लड़के को डांटने लग जाती है और मतलब थोड़ा बहुत ऐसे मारने की कोशिश करती है लेकिन भाई नहीं मार पाती है, ऑब्वियस ही बात है। और बोलते चलो तुम प्रिंसिपल ऑफिस चलो। और ये सब देख के वो सारे बच्चे उसके मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि देखो ये कितना रोंदू बच्चा अपनी मम्मी को लेके आ गया। और फिर वो यूनसुक अपनी मम्मी पर चिल्ला के बोलता मॉम आप घर जाइए, आपसे कोई लेना देना नहीं इस काम से। फिर वो सीन कट हो जाता है और हमको उसके घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यूनसुक की मम्मी उससे कहती है
तुम अपना स्कूल चेंज कर सकते हो, आज मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी ट्रांसफ़र की बात करने आई थी। हाँ, लेकिन तुमको मेरे से अलग रहना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने जॉब के चक्कर में यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हर महीने पैसे भेजती रहूँगी। और फिर वो थोड़ा बहुत रोने लग जाता है और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है वो यूनसुक किसी नई जगह पे जाता है और वो सोच ही रहा होता है चलो अब मेरी नई शुरुआत होगी, कम से कम मुझे यहाँ कोई बुली तो नहीं करेगा। उसके साथ भाई फिर से वही चीज़ हो जाती है, वो रोड पर चल ही रहा होता है और वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और फिर उसे वही सीन याद आ जाता है जहाँ पिछली बार उसके साथ ऐसा हुआ था, लड़की से टकराया था और फिर उसे गालियाँ पड़ी थी। लेकिन वो उसको सॉरी बोलने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़की झुक के माफ़ी मांगने लग जाती है, बोले मुझे माफ़ कर दो, मेरा ध्यान फ़ोन पे था इसलिए मैंने तुमको देखा नहीं। फिर वो सोचता है चलो यहाँ लोग कितने अच्छे हैं, मेरी लाइफ बदलने वाली है, और वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, मतलब थोड़ा अजीब तरीके से हंसने लगता है। तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और बोलता है क्या हो गया, ये कुछ तुम्हारे साथ करने की कोशिश कर रहा है क्या, ये तुमको छेड़ रहा है क्या, कुछ ऐसी बातचीत चल रही होती है। और वो बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा होता है, तो उसके बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके फेस पर बहुत जोर से एक पंच मार देता है और उसे बहुत पीटने लगता है। और वहाँ के लोग सारे उसकी वीडियोस बना लेते हैं और उसे बाद में पता चलता है कि उसकी सारी वीडियोस जो थी वो वायरल हो गई है और लोग उसके फेस को बुली भी कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब फेस का मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि यहाँ भी मेरे साथ यही सब हो रहा है। फिर कहानी में आता है ट्विस्ट, वो जैसे ही सो के उठता है वो रात हो रखी होती है और हम देखते हैं उसकी जो वॉश मशीन थी वगैरह वो बहुत नीचे आ जाती है और वो जैसे शीशे में देखता है तो उसको यकीन नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम और बहुत ही अच्छी बॉडी वाला बंदा हो जाता है, मतलब एस्थेटिक लुक नहीं होता जैसे वैसा, और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है आखिरकार ये कौन है, ये मैं तो नहीं हूँ। और फिर जब पीछे देखता है तो यूनसुक नीचे ज़मीन पर सो रहा होता है, मतलब जो वो खड़ा है लेकिन उसकी जो रियल वाली बॉडी थी मोटी वाली वो नीचे सो रही होती है। और वो जैसे ही नोटिस करता है जब वो सो जाता है तब उसका दूसरी वाली बॉडी उड़ जाती है और जब उसकी दूसरी बॉडी सोती है तब ये उड़ जाता है, मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन है। और जब एक बंदा सोता है तो दूसरा वाला उड़ जाता है, जब दूसरा सोता है तो ये वाला उड़ जाता है। फिर वो ये सारी बातें समझ जाता है और वो उसको उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन वो उठता ही नहीं है, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा उठ सकता है और वो भाई नंगा होता है, हमको सीन दिखाया जाता है। और फिर जैसे अपना फ़ोन चेक करता है उसे फिर से वही बुली वाली फ़ोटोज़ और वीडियो दिखती हैं, फिर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया मेरे साथ और ये सब अब मैं क्या करूँ इस चीज़ का। और तभी वो रात का सीन चेंज हो जाता है और हमको अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्कूल जा रहा होता है और वहाँ कुछ दो लड़कियाँ होती हैं, वो ऐसे किसी लड़के पर लाइन मार रही होती हैं। तभी अपना मेन कैरेक्टर यूनसुक पीछे से आता है उसको धक्का देते हुए, मतलब टकराते हुए, और जैसे ही वो लड़का उसे देखता है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है अपना यूनसुक भाई, तो सारे लोग उसको देखने लग जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे है। और तभी जैसे ही वो क्लास में आता है, जैसे उसका इंट्रोडक्शन चल रहा होता है कि हमारा न्यू स्टूडेंट है, तो सारी लड़कियां हैरान हो जाती है, मतलब सारी लड़कियों को उस पर क्रश आ जाता है। और यहाँ तक कि वो जो लड़की थी जिससे वो टकराई थी, मतलब जहाँ जो लड़की थी जिससे वो टकराया था वो लड़की भी इसी क्लास में है और वो लड़का भी इसी क्लास में है। और फिर जैसे ही वो पीछे जा रहे होते हैं वो लड़की उसे देखती है और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है कि आखिरकार ये ऐसे क्यों देख रही है ऐसे। और यूनसुक फिर उसी बंदे को देखता है जिसने उसकी पिटाई करी होती है और फिर उनके बीच में बातें चलती हैं। और जो जुनसुक होता है, मतलब जिसने उसे मारा था उसका नाम जुनसुक था, वो अपना नाम बताता है और पार्क भी उसे अपना नाम बताता है। तो उनके बीच में ऐसी बात चल रही है, तभी हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है वो बहुत जल्दी से मेकअप करती है और उसके पास आ जाती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है। तभी जुनसुक बोलता है तुम क्या गोल्ड डिगर हो, इसके पास से जाओ, तुमको क्या करना अभी इससे, मतलब उसे भगाने की कोशिश करता है। फिर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। और फिर वहाँ से सीन कट होता है और उनको दिखाई देता है कि वो सारे लोग खाना खाने जा रहे होते हैं, मतलब मैस में होते हैं, और जैसे ही वो एंट्री करता है सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं, सब उस पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि ये इतनी अच्छे लग रहा है ये है वगैरह उसके ऊपर ऐसे ही। तो तभी वो लड़की उसके साथ आ जाती है और उससे ऐसी बातचीत कर रही होती है कि आखिरकार तुमने ये सब्जेक्ट ही क्यों चूज़ किया, इकनॉमिक्स। तो वो ऐसे बताता है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन रियल में ये था कि उसके मार्क्स बहुत कम थे इसलिए उसे मिल नहीं रहा था ये वाला सब्जेक्ट, तो उसे यही सब्जेक्ट था जो उसे मिल सकता था। फिर वो लड़की ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे ये वाला सब्जेक्ट पसंद है और बोलती है हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। तभी फिर हमको वो पार्क यूनसुक अपना ग्राउंड में बैठा होता है और वो दो फैमिली को देख रहा होता है जो आपस में खेल रही होती हैं, और वो सोचता है कि मेरे साथ पहले क्या होता था, मतलब मैं ठीक से चल नहीं पाता था, मतलब कितना मोटा था। और फिर वो अपनी इस वाली बॉडी में चलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में थोड़ा इधर उधर चल जाता है और इधर उधर मतलब थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी टांगे करने लगता है और नीचे गिरने ही वाला होता है। तो वो अचानक से बहुत लंबी सी जंप लेता है और सीधा खड़ा हो जाता है और वो फैमिली देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि कहीं ये कोई मॉडल वॉडल तो नहीं वगैरह। और फिर वो इस एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मैं कितना हल्का हो गया हूँ।
और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो पूरी शाम तक भागने ही लगता है। और फिर जैसे ही वो हमको दिखाया जाता है कि वो अपने स्कूल में आता है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि वो बहुत भागा था इसलिए, और वहाँ सो जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर सोता है वो अपनी रियल वाली बॉडी में जग जाता है और वो ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये मैं इधर सो कैसे गया, और उसे नींद भी नहीं आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए वहाँ सो गया था। तो फिर वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उससे नींद ही नहीं आती, और तभी वो लड़की उसको वहाँ उसकी वो वाली बॉडी में जगा देती है और बोलती है, ए उठो, ये क्या सोने का समय है, तुम यहाँ सोने आते हो क्या? और फिर अपना पार की उनसे उसे थैंक यू बोलता है कि मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। और तभी सीन चेंज होता है और हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने गया होता है। फिर हमको पता चलता है कि जब वो अपनी फिट वाली बॉडी से आता है उस डिपार्टमेंटल स्टोर के पास कि हाँ यहाँ किसी जॉब की ज़रूरत है क्या, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये कितना हैंडसम है। मेरे को उससे लगता है कि सारी लड़कियाँ इसे देख के यहीं आएंगी और मेरे बहुत ज़्यादा पैसे होंगे और बहुत ज़्यादा बिक्री होगी, तो उसे वो जॉब पर रख लेता है और बोलता है आओ तुम्हें जितना पैसे चाहिए होगा मैं उतना दूंगा। लेकिन फिर वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा एक दोस्त है उसे चाहिए। फिर जैसे ही अपनी रियल बॉडी में आता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है शॉपकीपर और उसे रखने के लिए मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वो सिगरेट देखता है तो सारी सिगरेट्स के नाम एकदम करेक्ट बता देता है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये सारी सिगरेट्स के नाम इसलिए याद थे क्योंकि जब वो स्कूल में था भाई सारे लोग उससे ही मंगाते थे, तो इसलिए उसे सबके नाम याद हो गए थे। तो फिर वो उसे रख लेता है जॉब पे, और लेकिन बहुत ज़्यादा कम सैलरी पे। जैसे उसका पहला दिन होता है और फिर वो सोचने लगता है अब मेरी 2 बॉडी हैं तो मेरे खर्चे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मुझे खाने वाने के लिए चाहिए होगा। लेकिन वो अब ज़्यादा कमा भी सकता है क्योंकि इस बॉडी से वो काम कर सकता है, तब वो उसमें आराम करेगा। और तभी कुछ लोग आ जाते हैं उससे सिगरेट लेने के लिए और वो अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाते हैं और वो समझ जाते हैं, इसलिए उसे मना कर देता है कि मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे बॉस मुझे काम से निकाल देंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर ली जॉनसन भी होता है उसकी क्लास वाला, और वो बोलता है अरे तुम तो वही हो ना मैंने जिसे मारा था, चुपचाप ये जो भी सामान लिया इसका बिल पे कर दो और मैं तुमको माफ़ कर दूंगा। और फिर वो मना करता है इस चीज़ से, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और उसको नंगा करके उसका एक फ़ोटो भी ले लेते हैं और उसे बोलते हैं चुपचाप हमारे सारे काम करो अगर तुम नहीं चाहते कि ये फ़ोटो वायरल हो तो। और फिर वो वही से अपनी पुरानी वाली लाइफ को सोचने लगता है कि हाँ मेरे साथ अभी भी यही सब हो रहा है। और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बात करता है और बोलता है हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है मॉम, बस मेरे पास थोड़ा ज़्यादा काम है इसलिए मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, चलो रखता हूँ। और उसकी मॉम कुछ गत्ते वगैरह खरीद रही होती है और बोलती है मुझे अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर दी इसलिए मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और तभी वो स्कूल में आ जाते हैं और स्कूल में दिखाया जाता है कि वो सबको फ़ोटोज़ दिखा रहा होता है उसी लड़के के, मतलब उसकी रियल वाली बॉडी के। यहाँ तो वो अपनी भाई एस्थेटिक वाली बॉडी में आता है स्कूल तो। और वो उस लड़के के बारे में सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि ये कैसा लड़का है, इसकी मॉम ने भी इसे ऐसे किया होगा, मतलब उसकी मम्मी के बारे में भी बोलने लग जाते हैं कि उसकी मॉम ने उसे खिला पिला के मोटा कर रखा है। और ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें उसकी मॉम के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। और ये सारी चीज़ें उसकी गर्लफ्रेंड भी देख लेती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ओए तुझे क्या दिक्कत हो रही है, मैं कुछ भी बोलूँ। और फिर वो उस पर लड़ाई करने जा ही रहा होता है और उसे जैसे एक पंच मारने वाला होता है तभी पीछे से एक लड़का आता है येलो बाल वाला और वो उसके हाथ पकड़ लेता है, और लेकिन वो उसको पीछे फेंक देता है, बोलता है हटो मेरे को छोड़ो, और वो उस पर पंच मारता है। लेकिन अपना जो पार्क यूनसुक था वो शुरू से इतने सारे पंच खा रहा था तो उसको उसका पंच दिखता है कि हाँ कहाँ से आ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी स्लो थी इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन अब उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट है और अच्छी बॉडी है तो इसलिए वो उस पर रिएक्ट करता है और उसको साइड हो जाता है और उसके पंच को डॉच कर देता है। और ये देख के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो भाई बॉक्सर था और उसका पंच बहुत तेज आता था और उसका कोई भी पंच मिस नहीं होता था। और वो फिर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बहुत सारे पंच मारने लगता है, लेकिन वो सारे ही पंच को डॉच कर देता है। सारे लोग उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते क्योंकि भाई वो नया लड़का था, इतना हैंडसम है और लड़ने में भी काफ़ी अच्छा था। और जैसे वो उस पर मुक्का मारने वाला होता है तो उस पर भी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसकी बात याद आती है अपने पुराने वाले स्कूल की कि अगर तुमको किसी को भी ढेर करना है तो सबसे पहला मुक्का उसके पेट में मारो और फिर उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो सीधा उसके पेट में मुक्का मारता है और वो उसके पैरों पे गिर जाता है और फिर सारे लोग उसके फ़ोटो खींचने लग जाते हैं, वाह कितना अच्छा लड़का वगैरह। मतलब सारी लड़कियां अगर चोचले तुमको पता ही है भाई क्या होते हैं। उसके बाद हमें वोकल क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि किसी एक मोटे से लड़के को बुली कर रहे होते हैं और वो एक लड़का उन्हें उन दोनों की लड़ाई के बारे में बता जाता है। और एक आर्किटेक्चर क्लास थी वहाँ पर भी अपने लीडर को उस दोनों की लड़ाई के बारे में बताता है और वो जो उनका बॉस था वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और वहाँ पे खड़ा हुआ एक लड़का बोलता है अरे उसकी वजह से तो भाई को उठना पड़ा, इसका तो यही मतलब है कि पार्क का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब वो नहीं बचेगा। और तभी हम उसकी मोटी वाली बॉडी को दिखते हैं जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे होता है और वो सोचता है मेरी दूसरी वाली बॉडी में लोग मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं लेकिन यहाँ लोग मुझे इस वाली बॉडी में बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। और तभी हम एक लड़के को देख पाते हैं
वो डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है आराम से और एक सामान को उठा के चोरी करके भागने लग जाता है। और फिर वो उसका पीछा करता है और एक गली में आ जाता है और वहाँ पे उसका सामना फिर से उसी क्लास वाले बंदों के साथ हो जाता है जिसने उसकी वो नंगी वाली फ़ोटो ली थी भाई। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है ये तुमने चोरी क्यों करी है। और फिर वो जो लड़का था उसको बोलते हैं कि जल्दी से इसको पीटो नहीं तो हम तुमको पीटेंगे। तो फिर वो लड़का उसको अपने पार्क यूनसुक को मारने लग जाता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन तभी पीछे से वो जो आर्किटेक्चर का बॉस था, मतलब आर्किटेक्चर क्लास का जो बॉस था, वो पीछे से आता है और वो सबको देखता है और बोलता है मैं तुमको कहा था ना यहाँ कोई भी हाथ लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा। और वो तीनों उससे डर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और फिर तभी वो उनको थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। और फिर से हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जुनसुक सोच रहा होता है क्या ये मुझसे अभी भी नाराज है। और फिर तभी वो लड़की उनके पास आती है और बोलती है मेरा असली नाम ली हुन ताई है, मतलब वो अपने सामने से नाम बता देती है। और तभी पीछे से 2-3 लड़के वहाँ पे आ जाते हैं जिसका होना उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो लड़के बोलते हैं अरे नाराज क्यों हो रही हो, हम भी तो उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं। और तभी पीछे से वो आर्किटेक्चर क्लास के लौंडे आ जाते हैं सारे अपने बॉस के साथ। और वो जो बॉस था उसका नाम वास्को होता है, ठीक है भाई। और जैसे ही वास्को आता है वो सारे लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और जो वास्को होता है उसे लगता है जो लड़का था वो सारे ही उसके दोस्त थे, जो अभी कल उसने जो उसको बचाया था उसकी रियल बॉडी को, उसे लगता है ये सारे लोग उसी के दोस्त थे। तो वो उसकी जोर से उसके शोल्डर को पकड़ता है और नीचे को दबाने की कोशिश करता है। वास्को की पकड़ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी जिससे आज तक कोई भी नहीं छुड़ा पाया था। उस गैंग का एक मेंबर कहता है कि अब आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और वास्को एक बार फिर से उसको पुश करता है और जो पार्क था वो उसका हाथ पकड़ के उसको हटा देता है। मैं कल किसी से मिला था जो कि तुम्हारे जैसा था, शायद तुम वही हो। और ये सारे लोग देख के उसे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इस लड़के ने वास्को भाई की पकड़ को इतने आसानी से कैसे छुड़ा दिया, मतलब वो सारे हैरान हो जाते हैं। तो यूनसुक खड़ा हो जाए और तभी वास्को भाई का फ्रेंड वहाँ पे आ जाता है और उसे वहाँ पे ले जाता है। यूनसुक की पावर देख के उस सभी का मुंह वहाँ पे खुला का खुला ले जाता है कि आखिरकार इसने वास्को को कैसे हरा दिया। और तभी उसका मेंबर्स उसको बोलते हैं शुक्र है तू उसको ले गया वरना वास्को तो इसकी जान ही ले लेता। और तभी जो 3 लड़के पहले थे वो वहाँ पे आते हैं और फिर वो हुनसुक से बोलते हैं आखिरकार तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो, और बोलता है तुम हमसे प्लीज़ दोस्ती कर लो। और फिर वो पार्क बोलता है मैं यही चाहता था कि मेरी कोई ना कोई दोस्त हो, तो वो दोस्ती करने के लिए मान जाता है। और सारे लोग उससे फिर रात को बुलाते हैं क्लब में पार्टी वार्टी करने के लिए। फिर जैसे ही वो रात को क्लब में जाता है और अपने दोस्तों के पास जाता है और वो देखता है कि सारे लोग वहाँ पे सिगरेट्स और वाइन पी रहे होते हैं। और खैर यूनसुक वहाँ पे बैठ जाता है और वो लड़की फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। और तभी अचानक से वहाँ पर ली जुनसुंग भी आ जाता है। भाई इसका नाम थोड़ा मेरे को अजीब लगता है इसलिए थोड़ा माफ़ करना अगर गलत ले रहा हूँ तो। और वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और तभी वो सारे लोग बोलते हैं अरे हमने बुलाया इसे, ये हमारा दोस्त है आज से। और फिर वो वहाँ पे वाइन पीने लगता है लेकिन पार्क उसे वाइन पीने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं वाइन नहीं पीता हूँ और मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ और मेरे दोस्त ने किसी वजह से स्कूल छोड़ दिया और अब वो रात को काम करता है। और फिर वो सोचने लगते हैं कि भाई उसका दोस्त मतलब वो बहुत ज़्यादा गैंगस्टर होगा और उसने स्कूल भी छोड़ दिया और रात को काम करता है। तो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आखिरकार कैसा दोस्त होगा इसका वाला, यही सब उसे बहुत भयंकर वाला बंदा सोचते हैं। पहले उनको क्या पता बल्कि वो तो वो यही है भाई। और फिर जो यूनसुक होता है वो पार्क यूनसुक से बोलता है आखिरकार तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो, मतलब उसे लगता है वो दोनों वो लड़की उसके साथ डेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। और वो लड़का बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसके साथ बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहा हूँ। और फिर वो यूनसुक उसे देख के पिघल जाता है और बोलता है ए चिंता क्यों कर रहा है, चला मेरे साथ वाइन पी। और उनके बीच में ऐसी बातें चल रही होती है किस तरह वास्को भाई ने उन सबको हरा दिया होता है और उस लड़के की बात कर रहे होते हैं, वही इसकी रियल वाली बॉडी, उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं यहाँ पर भी कि हम वहाँ फाइट कर रहे होते हैं तभी वास्को भाई आता है और हमको भगा देता है वहाँ से। उनके बीच में ऐसी बातचीत चल रही होती है और जुनसुक जो था वो ज़्यादा पीने की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वो जो 2 लौंडे थे वो उसके वीडियो के बारे में बताते जो कल उसने वीडियो बनाई थी वो लड़ाई वड़ाई वाली, और ये देख के जुनसुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आके वाइन पी लेता है और फिर उसके लड़के के हाथ से फ़ोन उठा लेता है और फ़ोन को तोड़ देता है। यूनसुक को चक्कर आ जाते हैं और उसी जगह पर गिर जाते हैं। और तभी वो उसकी दूसरी तरफ घर पे जो बॉडी थी वो जाग जाता है और वो डर जाता है और सो जाता है। और फिर वो सोने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन वो वापस उसकी आँख खुलती है और बोलता है वो अभी भी उसकी पुरानी बॉडी में ही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने कपड़े पहन के अपनी दूसरी बॉडी ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है अरे हमने तो गलती कर दी यार, ये तो लुढ़क गया, अब क्या होगा। और तभी उनसे उसी शॉप पर पहुंच जाता है और सभी लोगों से बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये कौन है। और तभी वो लड़के उसे पहचान लेते हैं कि आखिरकार अरे ये तो वही है। और फिर वो लड़का बोलता है मैं अपने दोस्त को लेने आया हूँ यहाँ पे, मुझे उसके रूममेट ने भेजा है। और फिर वो पूछते हैं क्या इसका रूममेट तेरा दोस्त है। और ये सुन के वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि क्योंकि उनको लगता है उसका कोई जो रूममेट है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर टाइप का आदमी होगा कोई, और ये उसका दोस्त है तो भाई फिर अब उससे भी वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है। और सभी लोग डर के वहाँ पर बाहर चले जाते हैं
और तभी वो अपनी दूसरी बॉडी को अपने शोल्डर पे उठाता है और तभी वहाँ से निकलने लगता है। और तभी पीछे से वास्को भाई उसे देख लेते हैं। और अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं, अभी हुनसुक अपनी वापस से वही अपनी एस्थेटिक वाली बॉडी में स्कूल आया होता है और सारी लड़कियाँ उसे देख कर दीवानी हो रखी होती हैं। और लड़की वहाँ पर आ जाती है और बोलती है आखिरकार तुम्हारी तबीयत कैसी है। और बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, बस मुझे थोड़ा आराम करना था। जैसे वो कैंटीन में जाता है उसे वही लड़का दिखाई देता है जिसने उसकी शॉप से चोरी किया था। वो लड़का उसके पास जाता है और कल उससे एब्सेंट होने के बारे में पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ थे, एब्सेंट क्यों थे। और वो बताता है कि इन लोगों ने मुझे परेशान किया था। वो लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं और उसके साथ खाना भी खाने के लिए बोलता है। और उसके नए दोस्त उसे देख के बहुत ज़्यादा जेलस कर रहे होते हैं। तभी हमें यूनसुक का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है। और तभी उसकी मॉम घर पे आती है और उसे सोता हुआ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये अभी तक सो क्यों रहा है और ये अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया। और तभी हैंडसम वाला हुनसुक वहाँ पे आ जाता है और तभी वो अपनी मॉम को अपनी दूसरी बॉडी के पास बैठा हुआ दिखता है और वो गलती से उसको मॉम कह देता है। तो उसकी मॉम उसको पहचान नहीं पाती और बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। फिर हुनसुक को अपनी गलती का एहसास होता है और कहता है अरे आप तो हुनसुक की मॉम हो ना। हुनसुक आपकी बहुत तारीफ करता है। उसकी मॉम उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी हुनसुक उसे मना कर देता है और बोलता है अरे आंटी हम लोग साथ में रहते हैं, ये मेरा रूममेट है और इससे हमारा किराया काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हम साथ में रहते हैं। तो उसकी मॉम वाला चिंता करने लगती है कि यूनसुक ने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम लोग ऐसे सोते हो। और तभी बताता है हाँ आंटी ये पास में ही अभी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है और रात में जॉब करता है, इसलिए सुबह सो जाता है। इसने आपको नहीं बताया हुआ क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। उसकी मॉम उसकी मेहनत देख के बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है और उसके सर पे हाथ फिराने लगती है। और हुनसुक अपनी हैंडसम वाली बॉडी में ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और उसकी मॉम कहती है बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और तभी वो लोग किसी कैफ़े में चली जाती है और जहाँ पे वास्को भाई का जो दोस्त था वो वहाँ पे जॉब कर रहा होता है। सारी लड़कियाँ देखिए उसे हैरान हो जाती हैं और मतलब दीवानी हो जाती हैं। और उसकी मॉम कहती है अरे तुम तो यहाँ पे रोज आते होगे ना, तुम्हारे जहाँ पर भी जाते होगे तुम्हारे बहुत ज़्यादा दोस्त होते होंगे तुम्हारे। पार्क की मॉम इतनी अच्छी जगह पे आज तक कभी भी नहीं आ रही होती है। तो पार्क अपनी मॉम से पूछता है आंटी क्या लेंगे आप। तो वहाँ इतने सारे महंगे महंगे आइटम देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब उसकी मम्मी इतने सारे महंगे आइटम देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि इतने सारे महंगे आइटम्स हैं। और बोलती है अरे बेटा मेरे लिए सिर्फ पानी मंगा लो। और फिर बोलता है आंटी आप पैसों की चिंता मत करो। और उसे कोई कॉफ़ी पिला देता है और बोलती है अरे ये कितना स्वादिष्ट है, मैंने तो आज तक सिर्फ घर की कॉफ़ी पी है। और पार्क की मॉम उससे उसका नाम पूछती है और फिर वो गलती से अपना रियल नाम बता देता है। बोलते हैं मेरा नाम पार्क यूनसुक है। और उसकी मॉम सोचती है अरे इसका नाम भी पार्क यूनसुक है, ये तो बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है, तुम तो मुझे मेरे बेटे की तरह ही लग रहे हो। तभी वास्को भाई की वहाँ पे एंट्री हो जाती है और पार्क को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसकी मॉम बोलती है तो आखिरकार कैसा चल रहा है मेरे बेटे का काम और तुम क्या करते हो। और ये वो सारी बातें वास्को भाई भी सुन रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये लोग उसी स्टोर वाले लड़के की बात कर रहे हैं, मोटा वाला यूनसुक की मॉम उससे पूछती है आखिरकार यहाँ पे मेरे बेटे को कोई परेशान तो नहीं करता, क्योंकि वो उसके पिछले स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली हुआ होता था और मैंने उसे यहाँ भेजा ताकि उसकी ज़िंदगी बदल जाए और उसे कोई बोली ना करे। और वो बोलता है अरे आंटी आप चिंता मत करिए, इस स्कूल में उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और वास्को ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे वो वाली बातें याद आ जाती है जब उससे बहुत ज़्यादा बुली कर रहे होते लोग, उसे मतलब रात को पीट रहे होते तो उसने ही तो बचाया था, उसे तो सारी बातें पता थी उसकी। तो गुस्से में आके वो कुछ जो दूध पी रहा होता है उस पर बहुत जोर से दबाता है और सारा दूध फैल जाता है। और दूसरी तरफ यूनसुक को याद आता है कि वो अपनी मॉम के साथ पहले कितना बुरा बिहेव करता था और कहता था आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी मॉम उसकी ब्राइट फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। और वास्को सोचता है ये लड़का यूनसुक को बुली करता है और उसकी मॉम को बता रहा है कि मैं उसका दोस्त हूँ और बहुत अच्छे से रहता हूँ। उसकी मॉम उस वेटर को बुलाती है और बोलती है क्या मैं उस स्पार्कलिंग वाले डब्बे को ले जा सकती हूँ, मतलब गत्ते को। वो गत्ता उसी को ले जाती है ताकि वो उसको बेच के कुछ पैसे वैसे ले सके। और वो बोलती है पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने पता नहीं ये क्या उठा लिया है, लेकिन मैं ये सब कुछ बस कुछ पैसों के लिए कर रही हूँ ताकि मैं इसको बेचूँ और मेरे को कुछ पैसे मिल सके। और फिर अपने पॉकेट से 5,000 रुपये निकालती है और उस लड़के को देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। और बोलती है प्लीज़ बेटा यूनसुक का बहुत अच्छा दोस्त बने रहना और उसका प्लीज़ ध्यान रखना। यूनसुक उससे पैसे ले लेता है और फिर जो वास्को भाई होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था उसने पैसे दिए हैं, उससे कुछ ज़बरदस्ती पैसे मांग रहा होगा तो उस लड़की ने उसे पैसे दिए हैं, लड़की मतलब उसकी मॉम ने। तो फिर से एक और ग्लास तोड़ देता भाई। और फिर वो बोलती है चलो ठीक है बेटा अब मैं चलती हूँ। फिर वहाँ से बॉक्स उठा के वहाँ से निकलने लग जाती है। और तभी वास्को भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को अपने पास बुलाता है और वो किसी सुनसान से एरिया में जाते हैं। और वास्को कहता है तो भाई किसे पागल बना रहा है तू, पहले तो तूने उस स्टोर वाले लड़के को मारा
और तो उसकी मॉम से कह रहा है कि तू उसका दोस्त है। और जैसे ही वो अपने एक्शन लेता है उसे पंच करने के लिए, और जैसे उसको पंच करता है वो उसको डॉच कर देता है और बच जाता है। लेकिन वो उसकी वास्को बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि वो उसको बुली कर रहा था वगैरह, बल्कि वो तो सेम बॉडी थी। और वो उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो समझता ही नहीं और उसे मारने ही लगता है, मतलब बहुत पंच पर कंच करता है, लेकिन वो सारे हमलों को डॉच कर देता है। और फिर जो वास्को होता है वो उससे पैसे मांगता है कि जितने भी पैसे तुमने लिए वो मुझे दे दो। और वो मतलब वास्को उससे पैसे लेता और उसे लौटाने के लिए मांग रहा था, लेकिन फिर अपने भाई पार्क यूनसुक को भी गलतफहमी हो जाती है कि उससे पैसे ले, और तभी अपना पार्क उसकी तरफ जंप करता है और एक जोर से पंच मारता है उसके पेट में। और एक खतरनाक, जैसे उसके पेट में पंच लगने वाला होता है, लेकिन वास्को उस पंच को ब्लॉक कर लेता है और तुरंत ही वो अपना घुटना ऊपर लाता है और उससे बच जाता है। और तभी उसको वो वाले टेक्निक याद आ जाती है जो उसका युनसुक इस्तेमाल कर रहा होता है उसके स्कूल में उसके खिलाफ। और फिर से वो अपनी पोजीशन में आता है जैसे अपना युनसुक, और उसको जोरदार पंच करता है। और फिर जब सीन चेंज होता है हमको दिखाया जाता है वास्को जमीन पर पड़ा होता है और वो उसे हार जाता है। और फिर हमें वास्को का फ्लैशबैक दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का कि वो आखिरकार हारा कैसे। तो हमको दिखता है कि वो जैसे युनसुक उसको पंच मारता है तो वास्को के पंच को डॉच कर देता है, लेकिन तभी युनसुक जो होता है उसके पंच की जगह अपनी एल्बो से उसकी चिन पर अटैक करता है और फिर वो वहीं पर ढेर हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे होता है, मतलब अपने वाली बट मोटी वाली बॉडी पे। और वो सोचता आखिरकार मैंने उस वास्को को कैसे हरा दिया, मेरी बॉडी तो अपने आप चल रही थी। और तभी वास्को वहाँ पर आ जाता है और वो स्टोर से दही लेता है और कहता है दोस्त मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ला पाया। और वहाँ से निकल जाता है और युनसुक से कहता है दरवाजे पर खड़ा हुआ, तुम कमज़ोर नहीं हो, थोड़ी ट्रेनिंग करो और थोड़ी फिट रहो। और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और स्टोर के अंदर ही पुशअप लगाने लग जाता है। और तभी पीछे से एक लड़की आती है, बहुत सुंदर सी लड़की, और वो लड़की कुछ सामान लेती है, जूस वगैरह, और युनसुक को एक एनर्जी ड्रिंक देती है और बोलती है बहुत अच्छे, ऐसे ही अपना वर्कआउट जारी रखो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और पार्क उस लड़की को देखता ही रह जाता है। और दूसरे दिन युनसुक अपने स्कूल में आता है अपनी एस्थेटिक वाली बॉडी में, और सारी लड़कियाँ उससे फ्लर्ट करने लग जाती है, मतलब देखती हैं। और वहाँ जेहो का ध्यान भी उस लड़के पे चले जाता है, मतलब युनसुक पे चले जाता है। जेहो वही लड़का था जिसने सबसे पहले उसको एक पंच रोकने की कोशिश करी थी लेकिन रोक नहीं पाया था। मतलब ये बहुत ज़्यादा शांत लड़का है, शांति से बैठा रहता है, किसी से मतलब नहीं रखता, बहुत अमीर लड़का है। सारी लड़कियां उससे फ्लर्ट कर ही रही होती है। तभी हमको आर्किटेक्चर क्लास का दिखाया जाता है, वहाँ पे जो उसकी गैंग थी वो उस लड़के से पूछ रही थी आखिरकार वास्को भाई की बैंड किसने लगा दी भाई, इसमें किस में इतना दम है भाई, वो पार्क युनसुक से हार गया क्या, अबे यार वो ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी वास्को का मैसेज आता है और उसे बताता है कि मेरी उंगलियां टूट रखे गए और टाइप करते हुए मेरी उंगलियों से खून निकल रहा है, मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूँ और अभी मैं तुमको कुछ नहीं बता सकता हूँ। और ये सुन के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं हाँ वास्को भाई कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाला है। इसके अगले सीन में युनसुक उसी लड़के के साथ होता है और तभी सामने देखता है 3 लोग एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। वो उसे दीवार पे लगा के बोलते हैं कि तुझे मैंने क्या कहा था कि मेरी ड्रेस रेडी रखी हो, तुझे समझ नहीं आता क्या। और वो उसे पंच करता है। युनसुक को अपनी पुराने वाले समय की याद आ जाती है जैसे उसे बुली करते हैं। और वो ग्लासेस वाला लड़का उसे कहता है ओए हीरो बनने की कोशिश मत कर, वो चाकू छुरी चला के तेरे को खत्म कर देंगे, तेरे को पता नहीं लगेगा आखिरकार क्या हो गया। युनसुक मानता नहीं है और उससे लड़ने के लिए चले जाता है और वो अकेला उन तीनों के सामने खड़ा हो जाता है कि आखिरकार तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। और तभी पीछे से जो जेहून था मतलब येलो वाला वो भी उसके पास आता है उसकी मदद करने के लिए। और तभी पीछे से एक टीचर आ जाता है और बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो तभी वो सारे लड़के वहाँ से निकल जाते और तभी युनसुक उस मोटे वाले लड़की की तरफ हाथ हिलाता है और बोलता है आओ चलो उठ जाओ, लेकिन वो उसका हाथ नहीं देता और उठ के वहाँ से चले जाता है। और जैसी क्लास खत्म हो जाती है युनसुक को उसकी मॉम का कॉल आता है क्योंकि उसके बर्थडे पर उसके पास होना चाहती थी, लेकिन युनसुक ने मना कर दिया था और कहता है ओ सॉरी मॉम मुझे कुछ काम है। और ये सारी बातें जेहो सुन लेता है और उसे पता चलता है कि कल उसका बर्थडे है। और डिपार्टमेंटल स्टोर में वो अपनी रियल बॉडी में सोचता है अरे मेरी उस बॉडी में आवाज़ भी चेंज आती है और मुझे अपनी मॉम से बात करते समय इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और तभी उसकी स्टोर में वही लड़की आ जाती है कल वाली और युनसुक को हेलो बोलती है और अब वो अपना सामान लेती है और बोलती है तो आज एक्सरसाइज नहीं कर रहे तुम। और वो बोलता है हाँ मैं कर रहा हूँ अपना एक्सरसाइज। और फिर वो लड़की उसे ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चली जाती है। और तभी हमको कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। युनसुक उसी लड़के के पास आके बैठ जाता है जिसके साथ बुली हुआ होता है और बोलता है आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो। और सभी लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन दे रहे होते हैं कि आखिरकार ये उसके साथ क्यों बैठ गया है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। और फिर वो मोटा लड़का बोलता है पर क्यों। और फिर तभी युनसुक बोलता है क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। और बोलता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हूँ और मैं कितना गरीब भी हूँ। और तभी युनसुक अपने घर की तरफ निकलता है। वहाँ नकल गैंग के मेंबर्स बैठे ही होते हैं और वो उसकी पिटाई के बारे में सोच ही रहे होते हैं। और वास्को भाई तो इसके बारे में कुछ भी नहीं करने वाले, हमको पता है और हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
और तभी हम देखते हैं और फिर उसके सामने जेहो आता है और एक बैग रख देता है और उसमें एक स्टिकर लगा होता है हैप्पी बर्थडे का। तो वो समझ जाता है कि इसे पता है कि मेरा आज बर्थडे है और वो हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसे कैसे पता। और फिर यूनसुक उस बैग को खोलता है और बोलता है, ओह सॉरी यार, मैं ये वाला बैग नहीं रख सकता हूँ तुम्हारे लिए। फिर जेहो बोलता है, थोड़ा सा बोलता है, ले लो यार, तुम गिफ्ट है तुम्हारी, आज तुम्हारा बर्थडे है। तो इतना बोलने पर यूनसुक उसकी बात मान जाता है और वो सारा बैग ले लेता है। अगले सीन में दिखा जाता है कि जो मोटा वाला लड़का था जिसके साथ बुली हुआ था, जैसे वो क्लास में घुसता है तो सभी लोगों ने उसके बारे में भला बुरा लिखा होता है ब्लैक बोर्ड पे। और उसके बाद वही टोपी वाला लड़का आता है, उसका नाम होबिन था। वो उसके साथ बहुत बुरी तरह उसके साथ लड़ाई करता है और बोलता है, तूने मेरा रास्ता रोका, तेरी इतनी हिम्मत। और उसके बाद उसे पानी लाने के लिए बोलता है। तभी हुनसुक बोलता है कि उसे इतना ज़्यादा बुली करा जा रहा है तो उसकी भी हद पार हो जाती है और वो सीधा जाता है उसके पास और उसके पास खड़ा हो जाता है, बस करो, इसे और तंग मत करो। और बोलता है, अरे तुम दोनों मेरा रास्ता रोकने आए हो यहाँ पे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर जैसे ही यूनसुक बोलता है तुम दोनों, फिर वो साइड में जैसे ही देखता है तो वहाँ जेहो भी साथ में खड़ा होता है और उसकी मदद करने के लिए आ जाता है वो। तो असल में उसे भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है कि आखिरकार वो उसकी बुली क्यों कर रहा है भाई। और तभी हम देखते हैं जिन सॉन्ग भी वहाँ पर आ जाता है उसका साथ देने के लिए। मतलब भाई तीनों की बहुत तगड़ा मूवमेंट होता है भाई, जैसे वो तीनों उसके सामने आते हैं। जिनसुंग और यूनसुक की दोनों की काफ़ी ज़्यादा फाइट हुई थी पहले, लेकिन अब उसमें कुछ भी नहीं था, वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। और ये देख के सभी के सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक साथ में इतने खतरनाक लड़के आपस में फाइट क्यों कर रहे हैं। तभी वो टोपी वाला बोलता है, अरे तुम्हारा पिटने का मन है क्या। और तभी पीछे से अपना वास्को भाई की एंट्री हो जाती है और जैसे ही वो घुसता है और वो बोलता है, भूल गया क्या किससे बात कर रहा है तू, चल यहाँ से निकल। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है। और जैसे ही वो वास्को को देखता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। और वो जैसे लड़का बोलता है, ओए वास्को भाई, मतलब ऐसे फ्रेंडली वे बोलता है कि ओए वास्को भाई क्या हो गया, मैंने सुना था तू तेरी किसी से पिटाई हो गई, इतने दिनों बाद कैसे आया। और जैसे ये सारी बातें हुनसुक सुनता है तो उसे वही वाली बातें याद आ जाती हैं कि लास्ट फाइट के अंदर उसकी गलती से उसने ज़्यादा ही पिटाई कर दी थी और शायद इसीलिए वो इतने दिनों से स्कूल नहीं आया होता है। और इस बात का उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और वो वापस फ़ोन अपने दोस्त को दे देता, भाई संभाल इसे, पिछली बार टूटा था तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था भाई और बहुत ज़्यादा पैसे भी लगे थे इसमें। और फिर वो उसके सामने आता था वास्को भाई उन तीनों लड़कों के साथ। अब तो ये फाइट भाई 1 साइडेड हो गई, 4v3 हो गई है। मतलब होबिन को पता चल गया था कि अब वो नहीं बच पाएगा भाई अगर वो इनसे फाइट करेगा तो। इसी के कारण वो बहुत बड़ी सी टेबल को उछाल देता है और सारे खाना वाना गिरा देता है और बोलता है, तुम्हें तो बाद में देखूंगा मैं। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। मतलब भाई डर के निकलता है भाई, बस कहने की बात है कि वो बोलता अगली बार देखूंगा। और फिर वो पूछता आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे थे। फिर वो बताता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो इसके साथ बुली कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहे थे। और फिर वास्को भाई कहता है, अच्छा तो अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो उस मोटे लड़के के साथ तूने इतना बुरा क्यों किया, उसके पैसे भी ले लिया। और फिर उनसे उसे समझाने की कोशिश करता है, नहीं वास्को भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने उस लड़के को कभी भी परेशान नहीं किया। और फिर बोलता है, नहीं तू झूठ बोल रहा है, तू अब पिटने के लिए तैयार हो जा। तभी उन दोनों में फाइट होने वाली होती है। तभी उसका दोस्त उसे रोक लेता है और बोलता है, भाई नहीं भाई, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ऐसा मत करो, आज के लिए इसे छोड़ देते हैं भाई। क्योंकि उसे पता था यूनसुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर वो अभी फाइट करेगा तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और बोलता है चलो चलते हैं भाई, अगली बार देखेंगे। और तभी वो लड़के की गर्लफ्रेंड को भी दिक्कत हो रही होती है, मतलब चिंता हो रही होती है कि ये फाइट ना कर ले, तो उसके लिए मना कर देता है और वो किसी से भी फाइट नहीं करता। और अब सभी लड़कियां उसको घेर लेती हैं और बोलती है, ओ तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, कितने तुम्हारे विचार भी कितने अच्छे हो, सबकी हेल्प करते हो। और तभी हम देखते हैं वो मोटा लड़का नीचे बैठा होता है और वो उसको उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन वो नहीं उठता है। और तभी रात का सीन आता है और वो सोच ही रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं। और पहले भी उसके साथ ये सब हुआ करता था, उसके साथ बुली होता था और अब मैं लोगों की मदद ज़रूर करूँगा इस चीज़ों में। इसके बाद हम उसकी मोटी वाली बॉडी को देखते हैं जहाँ वो अपनी स्टोर के अंदर खड़ा होता है और साथ ही में सोच रहा होता है, अगर मेरी बॉडी नहीं बदली होती तो शायद आज भी मैं वैसा ही होता है, बस मेरी बॉडी बदल गई है, इसके कारण आजकल मुझसे लोग अच्छे से बातें करते हैं। और अगले दिन जैसे हुनसुक अपनी हैंडसम वाली बॉडी में स्कूल पहुँचता है, उसके सामने डेगू आता है और डेगू उसे बहुत बुरा भला कहता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, हम दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं हैं और तुम कितने हैंडसम और मैं कितना अगली हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और क्लासरूम में हमको दिखाया जाता है वो सारे लोग बैठे होते हैं और आपस में बातचीत चल रही होती है कि आखिरकार तुम इस फेस्टिवल में जो आने वाला है, तुम आखिरकार उसमें क्या करने वाले हो, क्या तुम सिंगिंग करोगे और तुम्हारे साथ कौन होगा। वो बोलते हैं हाँ हाँ, हम लोगों ने बहुत बढ़िया रैप लिखा है, देखना हमारे ही चर्चे होंगे। और तभी जो पीछे मोटा लड़का होता है उसे भी गाने का बहुत शौक था और वो गाना लिख रहा होता है। और जैसे स्कूल ख़त्म होता है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं और उसकी जो भी उसके गाने वाने जो उसने लिखे थे वो सारे के सारे फाट जाते हैं। और जो मोटा वाला लड़का वो उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था कि उस गाना गाएगा वगैरह वगैरह से ही, लेकिन उसके सारे जो भी गाने थे वो सारे फाड़ देते हैं।
जिसमें उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से अपने गाने लिखे होते हैं, मतलब वो रैप लिखता है और वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा बुला कह के वहाँ से निकल जाता है और बोलते हैं तू हमारा मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा, तू चिंता मत कर। और जो यूनसुक होता है उसे क्लास साफ सफाई करने की ड्यूटी मिली होती है और तभी उसका ध्यान उस एक पोस्टर पर जाता है, उसी फेस्टिवल के बारे में जहाँ गाने वाने का लिखा होता है। और फिर वो हॉनल से पूछता है उस फेस्टिवल के बारे में और हॉनल बताती है ये तो हर साल होता है और ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, बाहर से भी लोग आते हैं, क्या तो इसमें पार्टिसिपेट करोगे, तुम तो एक ही बार में जीत जाओगे। लेकिन होनसुक अभी के लिए उसे मना कर देता है और क्लासरूम के अंदर आके सफाई करने लग जाता है। और मनी मन में कहता है कि मैंने गाया तो है, कुछ लोगों ने मेरी तारीफ भी की है, मैं जब भी परेशान होता हूँ मैं गाना गाता हूँ, लेकिन सब लोगों के सामने गाना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्या मुझे कोई पसंद भी करेगा। मेरे लुक्स को तो सब पसंद करते हैं लेकिन मेरी सिंगिंग मुझे नहीं लगता लोग मुझे पसंद करेंगे। और फिर वो मन में सोचने लगता है पहले मेरी कंडीशन उसी लड़के की तरह थी, उसके अंदर कोई टैलेंट भी था तब भी लोग उसे सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन आज जब वो स्मार्ट हो गया है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सबके सामने आके सिंगिंग वगैरह कर सके। और यूनसुक अब गाना गाने लगता है और ये गाना बहुत ही अच्छा गा रहा होता है। और ये गाना सुन के नीचे डेगुआ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और डेगुआ उम्मीद छोड़ चुका होता है कि अब उसका भी कुछ हो पाएगा कि नहीं। और फिर वो डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद वो कभी भी रैप वगैरह नहीं लिखेगा। और इसी वक्त उसे यूनसुक का गाना सुनाई देता है जो उसे हद से ज़्यादा मोटिवेट करता है। इतनी ज़्यादा प्यारी बात उसने कभी नहीं सुनी होती है। और उस आवाज़ को फॉलो करते करते वो क्लासरूम में पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि ये गाना कोई और नहीं यूनसुक गा रहा होता है। मतलब जो लड़का आज तक उससे दोस्ती करना चाह रहा था, बस वो टैलेंटेड भी है, मतलब डेगुआ का वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, वो बस जेन्युइनली उसे दोस्ती करना चाह रहा था। और जैसे ही यूनसुक पीछे मुड़ के देखता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसका गाना उसने सुन लिया होता है। और वो बोलता है अरे भाई तुम तो बहुत तगड़ा गाते हो यार, तुम सबके सामने परफॉर्म क्यों नहीं करते, मेरे को पूरा भरोसा है कि तुम ही जीतोगे। और बोलता है मैं सबके सामने, अरे यार मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और बोलता है क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे। इसी के साथ डेगुआ के अंदर भी कोई होप आ गई थी कि आखिरकार उसका भी कुछ हो सकता है कि, और बोलता है कि चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। और फिर वो उसे प्रैक्टिस करने के लिए वो लड़के के घर पे चले जाता है, पार्क यूनसुक। और उसका घर बहुत बुरा पड़ा होता है, मतलब गंदा यार, लड़कों का रूम है तो अच्छा तो होने से रहा भाई, है ना भाई, कौन कौन मानता है भाई। और सारा सामान इधर उधर पड़ा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मतलब बीट्स नहीं बनाते हैं, रैप करते हैं, नया रैप लिखते हैं। तो बस इसी के साथ उनकी सारी प्रैक्टिस करने के बाद वो जब घर जा रहा होता है और उनसे उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मेरी नाइट शिफ्ट पे जाना है। और बोलता है भाई यार तुम तो कितने ज़्यादा मेहनती हो यार। और चलते चलते डेगुआ की डायरी का स्टोर आता है और डेगुआ के पास का एक सीन याद आता है जहाँ पर उसके दोस्त थे, मतलब उसके वही टोपी वाला दोस्त, और वो उसके साथ आता है और बोलता है तुम, उसकी दादी बोलती है अच्छा तुम इसके दोस्त हो क्या, तुम्हें जो भी खाना तुम्हें वो खा सकते हो। तो वो वहाँ का सारा खाना खा के चले आता है और उसकी दादी ने उसके लिए कुछ पार्सल भी किया होता है, वो पार्सल भी फेंक देते हैं क्योंकि उनका पेट भरा होता है और उनका सारा खाना ख़त्म कर देते हैं। वो उसे भी यही सीन याद आता है और पैसे भी नहीं देते हैं वो लोग। और जैसे ही यूनसुक उसकी दुकान के पास बोलता है, उसकी दादी जैसे उसको बोलते हैं खाने खा लेंगे, लेकिन यूनसुक तो सीधा मना कर देता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। और उसकी दादी से बहुत अच्छे से बात करती हैं। उसकी दादी उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है क्यों ना तुम कुछ खा लो। लेकिन यूनसुक कहता है नहीं दादी, आज मेरा पेट एक्चुअली भरा हुआ है, तो आज मैंने खाना खा लिया है, तो मैं बस अगली बार ज़रूर आऊँगा। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि हाँ ये दिल से बहुत अच्छा है, इसने मेरा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। और वो चाहता तो खाना भी खा सकता था, लेकिन नहीं, उसने मेरी दादी के पैसों के बारे में सोचा और कुछ नहीं किया। अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो तीनों लड़के बैठे होते हैं और गाने की प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं। और उन लोगों ने अपना पूरा सॉन्ग लिख लिया होता है। जो भी मोटा वाला लड़का था उसने पूरे रात भर में बीट बनाई और पूरा सॉन्ग लिख दिया था। और ये सारी चीज़ें देख के यूनसुक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और यूनसुक ने पूरे दिन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि बोल बोल के उसके गले में दर्द होने शुरू हो गया था। और डेगुआ बोलता है भाई तू इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस मत कर भाई, अगर तेरे गले में कुछ हो गया ना तो तुम उस फेस्टिवल वाले दिन तो गा ही नहीं पाओगे। और उस पूरी रात यूनसुक सोचता है कि डेगुआ ने अपनी लाइफ में कितनी कुछ किया, क्योंकि वो भी ऐसा ही था, मोटा सा, और उसकी मॉम भी कितनी गरीब थी, बल्कि आज तक उसने कभी भी कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हें सारा का सारा डोज अपनी मॉम को दे दिया था। और वो वाला मोटा वाला लड़का ऐसा नहीं है, वो अपनी दम पे है और अपनी मेहनत कर रहा है। अब जाके उसके बाद एक मौका आया है कि वो उसको प्रूव कर सके और अपनी मोटी वाली बॉडी में वो अपने गाने की प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि अब उसे समझ आता है कि उसकी मोटी वाली बॉडी के अंदर तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है उसके गले में, कि इसका मतलब है अब वो पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकता है बॉडीज़ का, मतलब अलग अलग बॉडीज़ में रह के कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर सकता है। और तभी वो सुंदर लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि रोज़ उसके डिपार्टमेंटल स्टोर पे आती है सामान लेने के लिए। और वो बोलती है अरे क्या बात है, आज तुम गाना गा रहे हो, क्या मुझे इम्प्रेस करने के लिए गा रहे हो। यूनसुक डर जाता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा था। और बोलता है अरे तुम तो कितना बढ़िया गाते हो यार। और फिर वो जैसे ही अपने सामान की बिलिंग कराती है तो वो एक कप सिरप उसके सामने रखती है और बोलती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, तुम्हारी गले में दर्द हो गया होगा इसलिए तुम इसे पी लो।
और इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली आती है। यूनसुक सोचता है कि लड़की कितनी अच्छी है यार, ये हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ खरीद के देती है। और उसके 2 दिन बाद यूनसुक और देगवा दोनों प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं और वहाँ पर यूनसुक को का पूरा गाना याद हो जाता है और वो बहुत सोचता है आखिरकार तुम्हें पूरा गाना याद कैसे हो गया, तुमने 2 दिन में पूरा गाना याद कर लिया, वाह यार। उसकी तारीफ़ कर रहा होता है और फिर वो रात में अपनी असली वाली बॉडी में क्या कहते हैं झाड़ू वाड़ू मार रहा होता है और गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो मोटा वाला लड़का जो था वो उस डेगुआ वहाँ पे आ जाता है और उसी के साथ में उसका दूसरा फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाता है। यूनसुक भाग के उनके पास जाता है और तभी उसे याद आता है कि अरे इस बॉडी के अंदर तो वो उनको जानता ही नहीं है, वो सिर्फ उस दूसरे वाले लड़के से मिला है जिससे पिटाई हो रही थी। और तीनों बाहर जाके बैठ जाते। फिर तभी चश्मे वाला लड़का बोलता है मेरी अकेले आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं डेगुआ को लेके आऊँ यहाँ पे, ये मेरे स्कूल के अंदर ही है और मेरी क्लास में ही है। और फिर वो चश्मे वाला लड़का उससे माफ़ी मांगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुमको पीटा था और मैंने उनके चक्कर में, वरना मैं तुमको पीटना बिल्कुल नहीं चाहता था, उन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया था, आई एम रियली सॉरी। और फिर बोलता है अरे भाई इसमें तेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये तो सब तो उनकी गलती है, वो जानबूझ के तेरे को उसने फोर्स किया था मुझे मारने के लिए, और टेंशन मत कर लो, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर वो मोटा लड़का बताता है मेरे साल भी स्कूल में बहुत बुरा होता है और उससे बहुत ज़्यादा लोग बुली करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और उसी के सामने कि बताता है कि उसकी पुरानी लाइफ भी बहुत ज़्यादा दर्द भरी थी, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मारा जाता था, यही कारण था कि मैंने अपने पुराने स्कूल को छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पे आ गया था। और फिर वे तीनों ही आपस में ये सारी बातें शेयर करने लग जाते हैं क्योंकि तीनों की लाइफ तो सेम ही थी भाई। और फिर यूनसुक बताता है मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है, मुझे तो मेरी मम्मी के सामने भी मारा गया है। और फिर ये सुन के वो दोनों चुप हो जाते हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि यूनसुक के साथ तो सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है। फिर चश्मे वाला लड़का बोलता है अब हमारी किस्मत बदल गई है दोस्त, जब से यूनसुक आया है। और फिर वो अपनी बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ उसने कम से कम उनकी मदद तो करी है। और फिर उसे बारे में बताने लगता है कि एक नया लड़का आया है जिसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, और पहले मुझे लगता था कि वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मेरे आसपास घूमने लगता था और मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश करता था अपने फ़ायदे के लिए, और वो हमेशा कहता था कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब जब वो मेरे साथ रहने लगा है, मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगा है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि उसने बिल्कुल सच कहा था कि वो बिल्कुल मेरी तरह है। और ये सारी बातें वास्को ने सुन ली थी और वो वास्को उन तीनों के सामने आ जाता है और जहाँ पे सबसे पहले तो डेगो वास्को को थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी मदद की थी, उसने उसे पिटने से बचाया था। जहाँ पे वास्को बोलता है हाँ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ अभी जो तुम यूनसुक के बारे में बोल रहे थे क्या वो सारी बात सच थी? और फिर वो सच में वाला लड़का बोलता है हाँ ये सारी बातें सच थी। वो मोटे वाले यूनसुक से पूछता है क्या तुम उस लड़के को जानते हो, लेकिन उस लड़के ने तो तुम्हारी माँ से पैसे लिए थे। यहाँ पे यूनसुक को सारी बातें समझ आ जाती थी कि उसे क्या गलतफहमी हुई थी, उसे लगा था उसकी माँ से उसने पैसे लिए हैं। तो फिर उसे सारी बातें समझाने लगता कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि तुम दोनों के बीच में तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी होती है, बल्कि हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे मॉम ने उसे काफ़ी के पैसे दिए थे, उस लड़के ने कोई भी पैसे नहीं चुराए हैं। और वास्को को तब जाके ये सारी बातें क्लियर होती हैं कि उसके और उसके बीच में झगड़ा किया हुआ था, ये तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने तो बेमतलब में उससे पंगा ले लिया था और अब जाके वो उससे ज़रूर दोस्ती करेगा। और फिर वो उन तीनों लड़कों को बोलता है तुमको मजबूत बनना पड़ेगा और तुमको ट्रेनिंग चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ जाना। और फिर अगली सीन में वो तीनों लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर जैसे वो अपनी रियल आवाज़ में गाता है भाई, वो इतना बढ़िया गा रहा होता है कि वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये कितना हैंडसम है और इतना अच्छा भी गा रहा होता है। और उन्होंने 10 दिनों के अंदर सारी प्रैक्टिस कर ली और सब कुछ याद कर लिया है। और तभी वो वाला दिन आ जाता है जिस दिन फेस्टिवल था और सारा माहौल बना होता है। हर क्लास के बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के रखे थे, मतलब जिनका जो भी काम था फैशन वगैरह सब अलग अलग चीज़ों के स्टोर खोल के रखे होते हैं। और यहाँ पे हम एक लड़की को भी देखते हैं और वो वही लड़की थी, वो हमेशा से ही उस मोटे वाले लड़के के पास आती थी और उसकी मदद करती थी और कुछ ना कुछ उससे खरीदती थी उसके लिए। वो स्कूल के अंदर आती है उसके पास और सभी बच्चे उसी को देख रहे होते हैं और उसके साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी होता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, इसलिए सारे लड़के उसे बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। और तभी हम यूनसुक और देगवा को भी देखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं कि उसे लग रहा था कि ये परफॉर्मेंस बहुत छोटा सा होगा और जल्दी से हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है जब देखते बहुत बड़ा स्टेज है और इतने सारे लोग आए हुए हैं। और फिर डेगो कहता है अरे तुम चिंता मत करो यार, ये हर साल होता है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, पूरा स्कूल हमें याद रखेगा, हम ज़रूर कमाल कर देंगे। और तभी वहाँ पर एक और स्टॉल लगा होता है जहाँ पर वास्को भाई एक बंदे से पंजा लगा रहे होते हैं। जिस लड़के ने भी वास्को भाई को पंजा में हरा दिया उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन वास्को भाई को कोई हरा ही नहीं पा रहा होता है। और तभी यूनसुक की नज़र उस सुंदर लड़की पे पड़ती है और वो उसके पीछा करते हुए उसके पास जाता है और उसे बोलता है हेलो कैसे हो। वो लड़की बोलती है हाँ जी बोलिए क्या काम है आपको, तुम सारे लड़के एक जैसे होते हैं, जहाँ सुंदर लड़की दिखे नहीं वहाँ मुँह मारने आ गए। तभी उसको रियलाइज़ होता है शिट, उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो मुझे पहचानती ही नहीं है इस बॉडी में, वो तो उस मोटे वाले लड़के को पहचानती है।
ये लड़की तो मुझसे कभी भी मिली है मेरी हैंडसम बॉडी से। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है और वो उसके आगे आगे बढ़ ही रहा होता है उसे कुछ समझाने के लिए, तभी वो बॉडीगार्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ओए औकात में रह, तेरी आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे दिखता नहीं क्या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? लेकिन हुनसुक में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो अपना उससे हाथ छुटा लेता है। और ये देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और शॉक हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसका बॉडीगार्ड हाथ किसी ने भी नहीं छुड़ाया होता है। उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा तेज थी। आखिरकार ये लड़का कौन है भाई, कितना ज़्यादा पावरफुल है ये। और तभी उनकी दोनों के बीच में फाइट चलने लग जाती है। और तभी वो जो उसका बॉडीगार्ड था वो उसकी जोर से लात मारता है और उसकी मतलब वो हाथ से डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो भाई उसकी लात इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो उससे झेल ही नहीं पाता है। तो वो सोचने में लग जाता है कि आखिरकार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ बात करने आया था, मैंने क्या लड़ाई छेड़ी थी फालतू में। तब उसका बॉडीगार्ड उसे बहुत जोर से मारने लग जाता है। इस बॉडीगार्ड को एडवांस फाइटिंग आती है और ये बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा होता है, मतलब बहुत तगड़ी फाइटिंग आती है इसे। और तुमको आगे पता चलेगा कि ये जो बंदा है ना भाई, कमाल का बंदा भाई। मैं तुमको आगे स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, अगले सीजन में है इसका, मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगा वो भी, लेकिन अभी तुम इतना ही मजे लो। और जैसे उनकी फाइट चल रही होती है तभी वास्को भाई वहाँ पे आ जाता है। ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, हमारे स्कूल में आके हमें ही मार रहे हो? और फिर जो बॉडीगार्ड बोलता है, अच्छा तो मुझे अब तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे स्कूल में, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम्हारे स्कूल के लड़कों में बहुत ज़्यादा दम है। और बोलता है अब तो मुझे फाइट करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और वो बिना कुछ बोले वास्को भाई के सीधे मुँह पर मुक्का मार देता है। वास्को की नाक से खून आने लग जाता, लेकिन वास्को भाई तब भी वहीं का वहीं खड़ा होता भाई, पता नहीं कैसे उसने उसका मुक्का झेल लिया। और वो सोचने में पड़ जाता कि आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं आया जिसने मेरा पंच खाया और वो जमीन पर ना गिरा हो, ये अभी भी खड़ा कैसे है। और फिर तभी वो चश्मा उतारने लग जाता है और उसे पता चल जाता है कि वास्को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। और तभी वो लड़की पीछे से आती है और बोलती है, ए तुम रुक जाओ, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारे मैनेजर को मैं शिकायत कर दूंगी। और वो बॉडीगार्ड कहता है, वैसे तो मैं रुकना नहीं चाहता, लेकिन आप कह रही हो तो इसलिए मैं रुक जाता हूँ। और तभी देखते हैं वास्को भाई और युनसुक उसके पास खड़े हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए, लेकिन बॉडीगार्ड वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों गाड़ी से बैठते हैं और वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो जाते हुए लड़की बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती थी। और उनकी गाड़ी जाते ही बेचारा वास्को भाई नीचे गिर जाता है क्योंकि वो पंच बहुत ज़्यादा खतरनाक जोर से पड़ा हुआ था। और वास्को बोलता है, क्या तुम इन्हें जानते हो, ये तुम्हारी दोस्त है? बोलता है, नहीं 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 मैं नहीं जानता बिल्कुल भी। और तभी वास्को बोलता है, भाई तेरे को जितने पंगा लेने मेरे से ले ले भाई, अगली बार से ऐसे बंदे से मत लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। ये दोनों एक जगह पे आके बैठ जाते हैं और यहाँ पे वास्को युनसुक के लिए एक ड्रिंक लेके आता है और बोलता है, अरे सॉरी यार, मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने अच्छे बंदे हो, लेकिन कल मेरी सारी गलतफहमी सही हो गई है, तुम मुझे सच्चाई बता भी नहीं रहे थे भाई, मैं तो तुमको सच बताना चाहता था, लेकिन आपने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। फिर तभी इसके बाद म्यूज़िक कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। इसके बाद सारे लोग वहाँ पे गाने गाने लग जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी होता है यहाँ तक कि। और अभी तक 18 परफॉर्मेंस हो चुकी होती थी, अब बारी थी ओपन और उसके दोस्तों की। और हम देखते हैं जेहोन, और फिर हम देखते हैं जेहोन जुनसुक और डेहो के लिए बहुत अच्छी ड्रेस लाया होता है, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे होते हैं। और तभी वो टोपी वाला लड़का जाता है, चलो आ गया मेरा नंबर। और वो दोनों स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और कितना बहुत ही बढ़िया गाते हैं। सारे लोग उसकी बातें, सारे लोग उसका गाना बहुत अच्छे से सुनते हैं और वो बहुत ज़्यादा तगड़ा गा रहे होते हैं भाई। मतलब भले ही वो गंदा लड़का है भाई, फाइट वाइट करता है, लेकिन भाई गाने में बहुत तगड़ा बंदा था, वो बहुत तगड़ा गाता है और सारे लोग उस बहुत इंजॉय करते हैं। और वो युनसुक और वो पीछे बैक स्टेज पर सुन रहे होते हैं गाना और बोलते हैं, क्या हम इनको पीछे छोड़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता यार। बोलता है, चिंता मत करो, तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, तुम हमेशा आगे ही रहोगे भाई, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें किसी से प्यार हुआ है, तुम उसके बारे में सोचो, तुम देखना बहुत तगड़ा गाओगे। और फिर उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और पीछे आ जाता है और बोलता है, ए देखा, ये होती है परफॉर्मेंस, तुम जैसे छपरियों से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मेरी परफॉर्मेंस देखी, इससे बढ़िया परफॉर्मेंस तुमने कभी देखी नहीं होगी लाइफ में। और ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब झगड़े वाले में। और बोलता है, तुम चिंता मत करो, हमारी परफॉर्मेंस भी ऐसी होगी। फिर वो बोलता है, तुम मुझसे जवान लड़ा, और उसके पेट में जोरदार लात मार देता है। और फिर वो जैसे जिनसे उससे लड़ने जा ही रहा होता है, लेकिन वो उसे रोक देता है, ना ना ना, हम इसका जवाब गाने से देंगे। और फिर जैसे एंकर उन दोनों को बुलाता है, उन दोनों की बारी आ जाती है और फिर वो गाना गाना शुरू करने लग जाते हैं। और जैसे वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सबसे पहले तो सारे लोग उसी लड़के को देख रहे होते हैं, उस मोटे वाले लड़के को कोई देख ही नहीं रहे होते हैं। लेकिन युनसुक सारा क्रेडिट उस लड़के को दे देता कि ये पूरा गाना इस लड़के ने लिखा है, और बोलता कि नहीं, मैं सिर्फ गाना गा रहा हूँ, लेकिन इसकी असली टैलेंट है, इसने सारी बीट बॉक्स लिखी है, गाना वाना सब कुछ इसी ने लिखा है, उसमें क्रेडिट देता है। लेकिन सारे लोग उसी लड़के को देख रहे होते हैं भाई, युनसुक को इतना हैंडसम लड़के को देखेंगे सारे लोग तो भाई। और तभी वो गाना शुरू कर देते हैं और युनसुक जैसे ही गाना शुरू करता है, उसकी इतनी गंदी आवाज़ निकलती है भाई, और सभी लोग बहुत ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। मतलब कुछ माइक का ग्लिच था या फिर कुछ था, उसकी आवाज़ मैं तुमको बताता हूँ कैसे निकलती है। वो ऐसी कुछ ऐसे के कूँ ऐसे आती है आवाज़ ना, वैसी वाली आती है।
तो उनको सारे लोग हंसने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर तभी जो डेगुआ देखता है कि यूनसुक काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए वो अपना ओवरटेक करता है और अपनी रैपिंग शुरू कर देता है। और उसकी रैपिंग सुन के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार भाई साहब ये इतना सही कैसे रैप कर रहा है, ये तो वो MC स्टैन छपरी से लाख गुना अच्छा है भाई। सभी लोग इसके गाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी यूनसुक अपने मन में अपनी माँ के बारे में सोचता है कि आखिरकार वो सबसे ज़्यादा किससे प्यार करता है, और उसकी मॉम की झलक उसे दिखती है और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। और उसे धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगती हैं और फिर वो भी बहुत अच्छे से सिंगिंग करना शुरू कर देने लगता है और वो उन दोनों साथ में गा ही रहे होते हैं। और उन दोनों की आवाज़ सुन के हमारे वास को भाई तो भाई रोने लग जाते हैं भाई। और जैसे ही वो गा रहे होते हैं, जैसे उनका गाना ख़त्म होता है, हमको पता चलता है वो दोनों इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं और उन दोनों ने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई होती है और इन दोनों को प्राइज़ मिल जाता है। और सभी लोग एक साथ खड़े होकर पिक्चर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ। और फिर जो म्यूजिक प्रोड्यूसर था और वहाँ के बोलता है, ओए बच्चे, उसमें उसकी शक्ल नहीं, उसमें टैलेंट है, उसने तुमसे भी ज़्यादा अच्छा गाया और इसलिए उसने प्राइज़ मिलता है। और तभी हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़के उसकी मोटी वाली बॉडी से मिलने हर बार ज़्यादा लगते हैं और तभी वो उसे गाना दिखाई रहे होते हैं, कौन सा सुना रहे होते हैं और कहता है ये देखो किसी ने अपलोड कर दिया। लेकिन उस वीडियो में उसे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, पूरा क्रेडिट उस यूनसुक को मिलता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी इस बात से बुरा नहीं लगता है कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा ज़रूर रहेगा कि मैं भी अपना म्यूज़िक लॉन्च करूँगा और सभी लोग मुझे ही देखेंगे। और तब इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि रेड कार्पेट पर आ रहा होता है और सभी लोग उसके इंटरव्यू के लिए पागल हो रखे होते हैं। वो बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था और उसने भी यूनसुक की वीडियो देखी होती है यूट्यूब पर। और तभी हम उस बहुत ही सुंदर लड़की को भी देखते हैं जो कि हमेशा उसकी शॉप पे आती है और फिर हमें पता चलता है उसके पीछे कोई स्टोरी होती है और हमें जहाँ तक कोई क्लू मिलता है कि इस लड़की की भी वही डुअल पर्सनैलिटी, मतलब जैसे यूनसुक सोता है तो वो जग जाता है, इसके साथ भी वही वाला सीन हो रखा है। और साथ ही हमें यूनसुक को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और जब उसकी नई बॉडी मिल गई है तो उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी बन गए हैं और इसकी छोटी बॉडी के अंदर उसे भी अब कोई ज़्यादा परेशान नहीं करता है, सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ठीक चल रही होती है और वास्को भाई भी उसका काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता है। और फिर वो अपना हैंडसे वाली बॉडी में आके स्कूल के लिए निकल जाता है और फिर उसके रूम पे बहुत सारी पिक्चरें देखते हैं, मतलब कॉन्सर्ट वाली पिक्चर, उसके दोस्त के साथ पिक्चर, मतलब बॉल वगैरह घूमने जाते हैं, उसके सारे डांस वगैरह सबकी पिक्चर्स उसके वॉल पे लगाई होती हैं उसने। और बस इसी के साथ हमारा ये वाला एनिमी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो बस तुम मेरे को कमेंट करके बता देना भाई ये तुमको एनिमे कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बैडैश लगी भाई, क्योंकि इसके अभी ये वाला सीन तो तुमने देखा होगा भाई, बहुत अच्छा ही लगा, लेकिन इसका सीज़न 2 भाई जो ज़बरदस्त है ना भाई, जब तुम देखोगे तुमको खुद मज़ा आएगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूँगा तुमको ये कैसा लगा, कमेंट कर देना प्लीज़ यार। तुमको पता ही है मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड करता नहीं हूँ, तो मेरे को यार तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा अभी चैनल भी थोड़ा बड़ा नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना यार, लाइक कर देना और प्लीज़ कमेंट कर देना तुमको इसका कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए वो भी तुम प्लीज़ बता देना। तो मैं इसका अगला सीजन भी बहुत ही जल्दी लाऊंगा, अगर तुमको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो फिर मैं चलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।